मेरा नाम श्वेता शुक्ला है। मैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आपके बीच में ब्लॉक 4 की इकाई 8 और 9 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका विषय है दलित एवं महिला आंदोलन। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन अगर मैं शाब्दिक रूप से उसका मतलब समझाऊं आपको, तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1850 में हुआ था। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट लॉरेन वॉन स्टीन ने इसका प्रयोग किया था। हालांकि भारत के संदर्भ में ज्योतिबा फूले, जो कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। और ये मुख्य विशेष बात है कि ज्योतिबा फूले ने सामाजिक आंदोलन का प्रयोग दलित आंदोलन के संदर्भ में ही किया था। अब आंदोलन है क्या? आंदोलन एक संगठित क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है अपने खिलाफ हो रहे शोषण के प्रति। जब इंसान जागरूक होता है, एक समूह के रूप में जब जागरूक होता है, तो वो और बदलाव की मांग करता है, लोगों के व्यवहार में, उनके सोच में, मूल्यों में, संबंधों में या संस्थाओं में, तब जाके वो सामाजिक आंदोलन का रूप लेता है, जिसके कुछ मुख्य आप कह सकते हो अंग हैं, जैसे कि विचारधारा है, एकाग्रता है, संगठन है, नेतृत्व है, अपने जो इच्छाएं हैं, अपनी जो इमेज है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसकी पहचान कराना। ये पूरा का पूरा सामाजिक आंदोलन का एक मुख्य अंग है। इसी आधार पर सामाजिक आंदोलन को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पुराने सामाजिक आंदोलन, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, और दूसरा है नवीन सामाजिक आंदोलन या न्यू सोशल मूवमेंट। अब सामाजिक आंदोलन का उदय होता कैसे है? कैसे समाज में नॉर्मल सी चल रही प्रक्रिया आंदोलन का रूप ले लेती है? दरअसल सामाजिक आंदोलन का इमर्जेंस मैं मार्क्स से रिलेट करती हूँ। मार्क्स ने भी ये बताया था कि किस तरीके से जब लोग अपने प्रति हो रहे शोषण के प्रति जागरूक होने लगते हैं, उसके खिलाफ वो आवाज उठाने लगते हैं, और ये आवाज अकेले ना होके सामूहिक रूप से उठाने लगते हैं, और नेतृत्व उस आवाज को नेतृत्व मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर उनको राजनीतिक सपोर्ट या राजनीतिक सहभागिता मिल जाती है, तब जाके वो ये जो चेतना है वो आंदोलन का रूप ले लेती है। तो आंदोलन के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने जो प्रति हो रहे शोषण है, उनके प्रति आप जागरूक होइए, चेतना का उदय हो, आप एकत्रित होइए, नेतृत्व मिले, तब जाके एक सामाजिक आंदोलन का वो रूप लेता है। अब इन आधारों पर अनेक वैज्ञानिकों ने सामाजिक आंदोलन को कई प्रकार में बांटा है। जनरल सोशल मूवमेंट, स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट या एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट, ब्लूमर के उसमें ले लें तो मूवमेंट्स ऑफ लिमिटेड गोल, र्यूडोल्फ ने बताया है। मूवमेंट जो कि कुछ संरचनात्मक बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जो सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। स्मेल्सर ने बताया कि एक वैल्यू ओरिएंटेड होता है, एक नॉर्म ओरिएंटेड होता है। जोसेफ के अनुसार लें तो कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं, कुछ आंदोलन जो होते हैं, वो निर्देशित होते हैं, कुछ बिना निर्देशित होते हैं, जो आकस्मिक उदय कर लेते हैं। इस संदर्भ में अगर हम रख के देखें, तो दलित आंदोलन भारत की पृष्ठभूमि में एक बहुत उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में वो उदय लिया, एक ऐसी संरचना में वो इमर्ज किया, जिस संरचना में जाति जो है वो जड़ों में जड़ी हुई थी, और जाति की जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, जो जाति के बारे में हम जानते हैं, जो जाति के बारे में हमें बताया गया है, जो हमने पढ़ा है, उस संदर्भ में अगर हम देखें तो दलित आंदोलन भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। अब यहीं से मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि हम सबसे पहले दलित आंदोलन के प्रति जाने से पहले हम ये समझ लें, दलित हैं कौन? कौन है वो दलित जिनको भारतीय समाज ने दलित का दर्जा दिया? जैसे मैंने आपको बताया, संरचनात्मक रूप से भारत जो है हमेशा से एक जाति प्रधान देश रहा है।
यहाँ पर जाति जो है जड़ों में धसी हुई है। आज भी लोग कहते हैं सब कुछ चला जाता है, इंसान से इंसान की जाति नहीं जाती। जाति और वर्ण में जकड़ा हुआ यह समाज ने लोगों जो जातियाँ थी उनको विभाजित किया था। उनकी कैटेगरी सेट की थी, उनको रैंक्स दे दिए थे, स्तरीकरण कर दिया था जातियों का। उस वर्ण के स्तरीकरण व्यवस्था में जो 5वीं जाति छूट गई थी, जिसको उन्होंने अवर्ण बुलाया, वो दलितों के नाम से जानी जाने लगी। और दलित का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जिसको कुचला जा सके, जिसको दबोचा जा सके, जिसको एकदम टुकड़ों-टुकड़ों करके उनकी जो अपनी उनकी पहचान है, उनको खत्म किया जा सके। उस संदर्भ में भारतीय उसमें अगर हम देखें तो दलित को अलग-अलग नामों से समय के अलग-अलग बिंदुओं पे जाना गया है, देखा गया है। जो हमारा वर्ण प्रणाली है उसमें इनको अवर्ण या अंतज्य जो सबसे आखिरी में पैदा हुए हैं और इनके पैदाइश सिर्फ इसलिए हुई थी कि ये जो समाज के सबसे निम्न स्तर के कार्य हैं, जो कोई करना पसंद नहीं करता है, जो कोई छूना पसंद नहीं करता, इनका जन्म उन कार्यों को करने के लिए हुआ। कि ने इन्हें चांडाल की श्रेणी दी, तो इनकी परछाई भी लोगों ने परछाई भी पढ़ना वंचित माना गया। घुरिये ने अपने कास्ट एंड रेस इन इंडिया में ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से साउथ में अगर दलित्स के लिए ये एक नियम था कि उनको भोर होने से पहले अपने सारे काम स्कैवेंजिंग के जो वो झाड़ू लगाने का काम करते थे, कूड़ा उठाने का काम करते थे, डेड बॉडीज उठाने का काम करते थे, पशु पक्षियों की डेड बॉडी उठाने का वो जो काम करते थे, वो उनको भोर होने से पहले खत्म करना होता था क्योंकि भोर के बाद जितने भी ब्राह्मण होते थे वो अपने पूजा वाले कार्यक्रमों में लग जाते थे, तो उनकी परछाई भी किसी शुद्ध जाति पे ना पड़े। चांडाल का नाम दिया, पंचमास का नाम दिया, बहुजन उन्होंने अपने आप को धीरे-धीरे बुलाना शुरू। गांधी जी ने इन्हीं दलितों को हरिजन का नाम दिया और यहीं से कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि दलितों में थोड़ा-थोड़ा एक दलितों के प्रति उदारवादी सोच का जन्म हुआ। और इस उदारवादी सोच को पूरी तरीके से प्रचार-प्रसार किया, पूरी तरीके से उनको जो उसका सपोर्ट मिला, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलितों के लिए अपना पूरा जीवन निर्वाह किया, उन्होंने दलितों को जो है उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए उन्होंने सारे कार्य किए, यहाँ तक कि भारत के संविधान में भी उनके लिए अलग-अलग प्रावधान वो लेके आए। बी आर अम्बेडकर ने दलितों को दलित, अस्पृश्य, अंतज्य, हरिजन ऐसे नहीं बुलाया, उन्होंने उस वर्ग को नाम दिया डिप्रेस्ड क्लास और यही वर्ग आगे जाके शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाने लगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाने लगा और आज के भारत में कम से कम 17% आबादी जो है वो इसी दलित वर्ग की या शेड्यूल कास्ट की है। अब इनकी जैसे मैंने आपको बताया अब इनकी समस्याएं क्या थी, क्योंकि अगर आंदोलन होना है तो आंदोलन से पहले ये जरूरी है कि आप किन्हीं समस्याओं में जकड़े हों, तभी तो आप निजात पाना चाहेंगे। तो दलित, अंतज्य, अवर्ण ये एक ऐसी कैटेगरी थी, ये एक ऐसा समूह था भारत में जिनको सामान्य अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। जो हमारी संरचना थी, जो हमारी प्रणाली थी, सिस्टम था जो, उसने दलितों को अनेक प्रकार से के अधिकारों से ना केवल वंचित किया, बल्कि उनको कुछ ऐसे उनसे कार्य कराए गए जो उनकी मान प्रतिष्ठा के बिल्कुल उनको तोड़ देने वाला था। उनको किसी भी प्रकार के साधनों पर आपको पता ही है कि वो किसी भी साधन पर उनका अधिकार नहीं था। वो किसी भी मंदिर में जाकर सामान्य रूप से दर्शन नहीं कर सकते थे, वो किसी भी कुएँ से पानी नहीं ले सकते थे। कुएँ का पानी उनको दिया जाता था, वो खुद नहीं निकाल सकते थे। जितनी भी ऑक्यूपेशंस थे, जितने भी जॉब्स थे, उसमें भी दलितों की एंट्री नहीं थी। दलित जो है वो
मुख्यतः बेरोजगार दिया तो थे, या तो उनको ऐसे कामों में लगाया गया, जबरन ऐसे कामों में लगाया गया जो कि सामाजिक पृष्ठभूमि में जिनका स्तर जो बहुत उच्च स्तर में न देखी जाए, जैसे कि बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, जितने भी आपके झाड़ू पोछा का काम, रोड पे झाड़ू लगाना, कूड़ा उठाना, डेड बॉडीज उठाना, उसका काम कौन करता था? यही दलित वर्ग करता था। इनके प्रति कोई भी नियम कानून जो इस प्रकार के नहीं थे, जो इनको सरकारिक रूप से कोई सहायता प्रदान कर सके। इनके पास अवसरों की कमी थी, ये गरीब वर्ग था। यहाँ तक कि इनकी जो महिलाएं थी, वो महिलाएं भी अनेक प्रकार के शोषण का सामना करती थी, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, इनके प्रति रेप बहुत होता था और इनको फोर्सफुली अनेक प्रकार की जो वेश्यावृत्ति थी उसमें ढकेला जाता था, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं ये काम नहीं करती थी, पर पुरुषों को जो हमारा पैट्रियार्किक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसमें उनको ऐसे लोग चाहिए थे जहां वो जाके जो अपने सेक्सुअल डिजायर्स थे उनको फुलफिल कर सकें। तो इन वो ये वह महिलाएं थी जिनको प्रोस्टिट्यूशन में, वैश्यावृत्ति में जबरन ढकेला जाता था। आज भी आप देखिए बहुत सी दलित महिलाएं ऐसी हैं जिनको जबरन वैश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। तो ये सब ने क्या किया, इसने इस वर्ग का, इस समूह का जो की जो पहचान थी, उस पहचान को बिल्कुल निम्न स्तर का कर दिया। और ये बिल्कुल जो उच्च जाति के लोग थे उसके तले ये दबते चले गए। इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसी वजह से ये वर्ग मुख्यतः अशिक्षित था। इनको हर प्रकार के जॉब में, ऑक्यूपेशन में जाने नहीं दिया जाता था, इसी वजह से ये या तो बेरोजगार वर्ग था और बहुत ही गरीब वर्ग था। अब जब इंसान गरीब होता है तो वो वही काम उसको मिलता था जो काम कोई और नहीं कर रहा होता था, उस काम में उनको लगाया जाता था। तो इन सारी चीजों ने दलितों के प्रति एक अलग ही प्रकार के शोषण को जन्म दे दिया, और दलितों की जो स्थिति थी भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज में, वो बहुत ही दयनीय हो गई। और इसी दयनीय स्थिति के को लेकर अगर हम देखें तो इस स्थिति ने उनके अंदर एक प्रकार का आर्थिक अलगाव, सामाजिक अलगाव, राजनीतिक अलगाव, उनके जो आप कह सकते हैं उनकी जो पहचान है, उनकी पहचान भी कहीं न कहीं दब के रह गई। उनकी पहचान सिर्फ ये थी कि वो कूड़ा उठाएँगे, वो डेड बॉडी उठाएँगे, वो मृत शरीर उठाएँगे, पशु-पक्षियों के मृत शरीर उठाएँगे। उनका समाज की जो निर्णय प्रणाली थी उसमें उनका कोई भी अधिकार नहीं था। एलिनेशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है। सांस्कृतिक रूप से क्योंकि वो किसी पूजा पाठ का हिस्सा नहीं हो सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, शादी-ब्याह में भी वो बिल्कुल लास्ट में आके सिर्फ खाना ले सकते थे, वो भी खाना देने का उनको बिल्कुल तरीका बिल्कुल अलग था। उच्च जाति के लोगों से इनका कोई आप कह सकते हैं इंटरैक्शन नहीं था, कोई इनकी बातचीत नहीं उस प्रकार की होती थी, तो सांस्कृतिक रूप से भी ये बिल्कुल अलग कर दिए गए थे समाज के। अब क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर वर्ण प्रणाली देखें, तो वर्ण प्रणाली में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इनका पूरा का पूरा क्या कार्य ये करेंगे? ये कार्य पूरी तरीके से क्या है, उसका निर्णय उनके जन्म के साथ हो जाता है। बच्चा अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी परिस्थिति और उसका कार्य उसी समय तय हो जाता था कि ये बच्चा या तो पंडित बनेगा या तो पठन-पाठन के कार्य में जाएगा। क्षत्रिय है तो ये तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। वैश्य है तो क्या करेगा, शूद्र। तो ये काम क्या थे, ये काम बिल्कुल पूरी तरीके से डिजाइंड थे, कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा। दलितों की उसमें कोई जगह नहीं थी, वो अवर्ण कैटेगरी थे, उनको उनकी उसमें कोई जगह नहीं थी। इसी प्रकार से उनका क्या कर दिया गया, आर्थिक अलगाव से वो, आर्थिक भेदभाव से वो ग्रसित थे। और इन्हीं सारी आप कह सकते हो जितनी परेशानियां हैं, इन्हीं सारे परेशानियों ने, इन्हीं सारे चैलेंजेस ने दलित चेतना को जन्म दिया।
और अगर मार्क्स के संदर्भ में हम देखें तो स दब दमन के बाद अगर चेतना का उदय होता है और ये चेतना अगर सामूहिक चेतना होती है, तो वो निश्चित तौर पर आंदोलन क्रांति की ओर लेके जाती है। ऐसी क्रांति जो कि समाज में किसी न किसी प्रकार का बदलाव ज़रूर लाएगी। और यही हम दलित चेतना का भी प्रभाव देखते हैं कि दलित चेतना ने क्या किया, जितने भी दलित थे, उनको एकाग्रित किया, इकट्ठा किया और अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया, सचेत किया। ये बताया कि किस प्रकार से उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो इन सब कारणों से कहीं न कहीं दब रही है और अब समय आ चुका है कि वो अपनी पहचान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएँ, उसके लिए इकट्ठा हों, एकाग्रित हों, लड़ाई करें और अपनी एक समाज में अलग-सी पहचान बनाएँ। तो दलित चेतना ने क्या किया? एक दलित पहचान को जन्म दिया और ये दलित पहचान धीरे-धीरे दलित आंदोलन की ओर लोगों को ले गई। अब दलित आंदोलन क्या है? हम क्या समझते हैं दलित आंदोलन से? दलित आंदोलन मुख्यतः संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जो सामाजिक संरचना जो थी, जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना थी, जिसमें पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो स्वामित्व उच्च जातियों का था, उसको कहीं न कहीं भंग करने का एक संघर्ष था। उस पूरे के पूरे संरचना में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ढूँढने का, अपने आत्मसम्मान को वापस लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। इस प्रयास में लोगों ने भाषणों का प्रयोग किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रयोग किया, नाटक का प्रयोग किया, गा गाना बजाना के थ्रू या जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं, उनका निर्माण किया गया और भी अनेक प्रकार के जो मौके थे, उनको इस्तेमाल किया गया ताकि वो एक अपनी पहचान बना सकें। और ये आंदोलन शुरू हुआ था इस मोटो के साथ जिसको जाना जाता है एजुकेशन, शिक्षा के साथ कि हम अपने लोगों को क्या करेंगे? शिक्षित करेंगे, एकत्रित होंगे और तब विद्रोह करेंगे। ये इस आंदोलन का नारा बन गया और इस पूरे संगठन के इस पूरे जो आप कहते हैं आंदोलन के कर्ता-धर्ता बने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कि दलित मूवमेंट के दलित आंदोलन का फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। अब दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन का के उदय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में गेल ओमविट बहुत महान समाजशास्त्री रही हैं। इन्होंने इसके बारे में व्याख्या की और उन्होंने बताया कि जो आंदोलन चल रहे थे उस दौर के, जब उन्होंने अध्ययन किया और सारे आंदोलनों का उन्होंने जब अध्ययन किया, तो उन्होंने दलित आंदोलन के विशेष संदर्भ में ये बताया कि कॉलोनियल समाज की जो 3 मुख्य धाराएँ थी, उसने कहीं न कहीं दलित आंदोलन को एक बहुत अहम आप कह सकते हो पहचान प्रदान की। पहला था कि ये जो आंदोलन था जैसे मैंने आपको बताया, ये किसके विरोध में था? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एक ऐसा विरोध जन्म ले लिया था जो भारत में कभी किसी ने सोचा नहीं था, इसकी कल्पना नहीं की थी। इसने उस हिंदुत्व पर उसने आक्रमण किया था जो कि ब्राह्मणवादी सोच से, ब्राह्मणवादी विचारधारा से पूर्ण रूप से गठित थी। किस तरीके से कौन कैसे खाएगा, जिसमें ये तक तय था कौन क्या खाएगा, कौन कैसे खाएगा, किससे क्या लेगा, किससे क्या नहीं लेगा, कब खाएगा, कितने बजे खाएगा, कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, किससे ब्याह करेगा, किससे ब्याह नहीं करेगा, किस प्रकार की संतान चाहिए उसे, किस प्रकार की महिला होनी चाहिए। जिस जाति प्रणाली में ने आपकी जीवन शैली को इस तरीके से जकड़ रखा हो, उसके प्रति विद्रोह करना, उसके प्रति किसी प्रकार का आक्रमण करना भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत
ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका था और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जन्मा और उस दौरान इसको जो उस दौर का राष्ट्रवादी आंदोलन था, नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसको हम जानते हैं, जो कांग्रेस के लीडरशिप में पनपा था, उससे भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और एक समानता के एक डेमोक्रेटिक समानता के समाज की ये लोग बात करने लगे। हालाँकि सामंतवादी जो संगठन थे, आंदोलन थे, उससे इनके थोड़े से कठोर रिश्ते थे, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस आंदोलन ने अपनी एक नई पहचान बना ली, एक नया नींव भारत में नई नींव खोद दी और ये बताया कि भारत सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणों का नहीं है, भारत हम दलितों का भी है और हम दलित भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको वो किसी भी रूप से अ, उसका भेदभाव उससे नहीं कर सकता है। य धीरे-धीरे, धीरे दलितों ने जैसे-जैसे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स से इंस्पायर्ड होते हुए इन्होंने जो अपना आंदोलन स्थापित किया, उसका नाम रखा दलित पैंथर्स और एक नए प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ दिया, जो कि धीरे-धीरे जाके एक राजनैतिक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। अब दलित मूवमेंट जैसे जिस प्रकार से आंदोलन अनेकानेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से घनश्याम शाह ने दलित आंदोलन को भी विभाजित किया है और उनके हिसाब से दलित आंदोलन चाहे स्वतंत्रता के पहले की बात करें या स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें, ये कहीं न कहीं जो छुआ-छूत है, जो भेदभाव की जो समस्या है, उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित था और इसी संदर्भ में उन्होंने 2 प्रकार के दलित आंदोलनों की व्याख्या की है। पहला है रिफॉर्मेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव, सुधारात्मक, जो कि ये बताता है जिसकी सोच ये कहती है कि हम किसी न किसी प्रकार के से जो अभी की संरचना है, जो वर्तमान संरचना है, उस संरचना में कुछ ऐसी बदलाव लाएँ, कुछ ऐसे भेदभाव लाएँ, जिससे कि जो छुआ-छूत की, भेदभाव की जो समस्या है, उससे निजात पा सकें। तो ये कहीं न कहीं संरचना में बदलाव की बात करते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर। ये संरचना में का बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये संरचना में बदलाव कर रहे हैं और इसके तहत 3 बहुत प्रमुख आंदोलन इमर्ज किए थे। एक था आपका भक्ति आंदोलन, एक था नियो वेदांतिक आंदोलन और एक था संस्कृताइजेशन संस्कृतिकरण आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन मुख्यतः बात करता है किसकी? भक्ति आंदोलन बात करता है सुधार की, हर प्रकार के सुधार की। शिक्षा के अधिकार की बात करता है, समान अधिकार की। सांस्कृतिक सुधारों की बात करता है कि जो सांस्कृतिक कुप्रथाएँ हैं, उनको खत्म किया जाए, छुआ-छूत की समस्याओं को खत्म किया जाए। जैसे आपने स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय की आप विचारधारा देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था, ये उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित था। दूसरा है आपका नियो वेदांतिक, जिसमें कि आपका जो प्रमुख नाम आता है, वो है ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज की, जिन्होंने दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों को और उनके प्रति उनको जो शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, उसके प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने जितने प्रयास किए, ये आता है आपका नियो वेदांतिक आंदोलनों में। अब संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण मुख्यतः एम.एन. श्रीनिवास का वो कॉन्सेप्ट है, वो जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से निम्न स्तर के लोग जो है उच्च स्तरीय लोगों को की नकल करके उनके तरीके का रहन-सहन करके, मंत्रोच्चारण करके अपनी परिस्थिति का सुधार करना चाहते हैं। तो बहुत दलितों ने उस दौरान इसका भी प्रयास किया था। हालाँकि ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था क्योंकि संस्कृतिकरण की जो एक मुख्य अ, अंग है, वो है कि आपको अछूत जाति का ही नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इसका ये एक ड्रॉबैक रहा है। दूसरा आपका है अल्टरनेटिव,
जो कि संरचना का बदलाव की बात करते हैं और बोलते हैं कि जो वर्तमान संरचना है उसको बदलते हुए एक नई संरचना को जन्म देना चाहिए, जो कि कन्वर्जन से के थ्रू हो सकता है या सेक्युलर, जो कि निष्पक्ष होकर हो किया जा सकता है। तो ये थे 2 प्रकार के आपके दलित आंदोलन। अब इस दलित आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है, वो हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित आंदोलन में और दलितों की परिस्थिति सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। वो शुरू से ही इस चीज में प्रयासरत थे कि किस प्रकार से वो दलितों की जो व्यवस्था है, दलितों की जो परिस्थिति है, उसमें सुधार ला सकें। और अपने पठन-पाठन के माध्यम से कई प्रकार के उन्होंने अखबार निकाले, मैगज़ीन्स निकाली, जिसमें उनका मुद्दा ही यही रहता था कि ये भी भारतीय समाज का एक वो महत्वपूर्ण अंग है, इसके प्रति हो रहे जो भेदभाव हैं, उनको आपको रोकना होगा और इनको भी भारत में एक समान दर्जा देना पड़ेगा। उन्होंने 1930 के दशक में एक पूर्ण रूप से अ, जिसको हम पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकें आंदोलन, ऐसा दलित आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की और उसमें के तहत उन्होंने उन सारे हिंदू देवी-देवताओं का उनकी जो मूर्तियाँ थी उसका खंडन किया, क्योंकि महाराष्ट्र का ये आंदोलन था, तो वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण्स थे, जितने भी उच्च वर्गीय लोग थे, कालाराम मंदिर था नासिक में, वहाँ पे इनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो उसके बाहर इन्होंने उस आंदोलन की प्रदर्शनी की और ये बताया कि ये जातियों का जो विभाजन है, ये सामाजिक विभाजन है। ये ईश्वर द्वारा किया हुआ विभाजन नहीं है, ये विभेदीकरण बंद होना चाहिए और चाहे कोई भी जाति के लोग हों, उनको मंदिर में जाने का, पूजा-पाठ करने का समान अधिकार होना चाहिए। फिर 1927 में इन्होंने समाज समता संघ नामक एक पुस्तिका स्टार्ट की, एक संघ का इन्होंने निर्माण किया, जो कि मुख्यतः क्या कर रहे थे, ये मुख्यतः सामाजिक समानताओं की बात कर रहे थे और ये इस बात पे बल दे रहे थे कि जो छुआ-छूत है, जो भेदभाव है, ये कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए और समाज में समानता लानी चाहिए। और इसी विचारधारा के साथ 1932 में इन्होंने जब पूना पैक्ट साइन किया पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ, तो इन्होंने इस चीज को सुनिश्चित किया था कि ये जो दलित वर्ग है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, इनके लिए समाज में कुछ सीट्स, कुछ हर प्रकार के कार्यों में इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जा सकें। और यहीं से कहीं न कहीं रिज़र्वेशन पॉलिसी की जो नींव रखी गई थी, पूना पैक्ट में ही रखी गई थी। और यही क्लास आगे चल के शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण किया, जो कि बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के नाम से जानी जाने लगी। और बाबा बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सबसे मुख्य योगदान दलितों के लिए रहा है, वो रहा है जब वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बने और उन्होंने जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को उन्होंने पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और जब संविधान लिखा जा रहा था, उस संविधान में वो दलितों के लिए एक विशेष स्थान लेके आए, जहाँ पे उन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक उद्धार की बात की और उन्होंने अनेक प्रकार के रिजर्वेशन पॉलिसीज वो लेके आए कि रिजर्वेशन के माध्यम से किस तरीके से जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट्स हैं, उनका हम उद्धार कर सकते हैं। उनको समाज में बराबर की नागरिकता मिली। जो फंडामेंटल राइट्स उच्च वर्ग के लिए थे, वही फंडामेंटल राइट्स इनके लिए भी एप्लीकेबल थे। भारत का कोई भी व्यक्ति इनको ना कि शिक्षा से रोक सकता था,
ना कि किसी कुएँ से के पानी से रोक सकता था, ना किसी मंदिर में दर्शन से रोक सकता था। ये उन्होंने फंडामेंटली इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि इनको भी वही अधिकार मिले जो अधिकार लोगों को बाकी लोगों को मिलता है। उनके जाति के आधार पर उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का विभेदीकरण ना हो। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सिटीजनशिप, ये सारे दर्जे इनको प्राप्त हुए जिन्होंने इनकी परिस्थिति सुधारने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। और ये यहीं नहीं रुका, आगे चल के एक इसी विचारधारा पे कांसीराम जी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, जिसको आज हम बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, और जो जिसका उद्देश्य यही है कि वो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे, दलितों के अधिकारों के लिए सारे काम करेंगे। आज की डेट में आज हम जानते हैं कांसीराम जी, उनके बाद मायावती जी किस तरीके से दलितों के उद्धार के लिए प्रयासरत है। तो ये आज का ये प्रयास भी कहीं न कहीं अंबेडकर की उसी विचारधारा से जो है निकल के आया है। उसी विचारधारा से प्रेरित है ये प्रयास, और इन्हीं के प्रयासों द्वारा शैक्षिक जो है जागरूकता फैली, और दलित जो कि एक बिल्कुल शोषित वर्ग था, जो कि बिल्कुल एक दबा कुचला वर्ग था, आज अपने अधिकारों के लिए सामाजिक तौर पे सचेत है। वो सचेत है कि वो जो है, जो अधिकार बाकियों के हैं वही अधिकार मेरे भी हैं। तो मैं भी, आज आप देखिए दलित जो है टीचिंग में भी हैं, वो क्या नाम है, आप जाइए आईएएस पीसीएस जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं वहाँ हैं, हर सरकारी जॉब में उनको बराबर का रिजर्वेशन के थ्रू उनको उस तरीके से बराबरी पे लाया गया है। और ये इसीलिए लाया गया है ताकि जो वो अपने जो प्रति हुए जितने भी शोषण थे, अपने प्रति हुए जितने भी अन्याय थे, उनके खिलाफ अपनी आगे की महिला आंदोलन। अब महिला आंदोलन क्या है? मैंने आपको जैसे अभी-अभी बताया कि भारत में जो है, तो एक जाति प्रधान पेट्रियार्कल पितृवादी सत्ता का समाज रहा है। अब इन दोनों के मध्य जो वर्ग फिट नहीं बैठ रहे थे, जो वर्ग उसमें नहीं आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या बन गए, एक्सप्लॉयटेटिव या दबा कुचला वर्ग बन के रह गए। तो जाति प्रणाली का जो शोषण देखने को मिला वो हमें दिखाई पड़ा दलितों में। हम दलितों में ये चीज देख पाए कि किस प्रकार से वो उनको अनेकानेक अधिकारों से वंचित किया गया, चाहे वो रहन सहन का अधिकार हो, खान पान का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, जॉब का अधिकार हो, हर अधिकार से उनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं एक संरचना की एक जड़ जो थी, जिसको हम जाति कहते हैं, उस जड़ ने एक वर्ग को किस तरीके से प्रभावित किया, दलित आंदोलन उसका विश्लेषण था। अब हम आते हैं भारत के एक और विशिष्ट, जिस विशेषता से जिससे भारत परिभाषित किया जा सकता है, वो विशेषता है आपकी क्या, पेट्रियार्कल पितृवादी समाज। भारत को हम परिभाषित करते हैं एक पितृवादी समाज, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर आप लोग सब लोग जानते हैं, जहां पे जो सबसे बड़ा पुरुष होगा परिवार में, वो उसके हाथ में परिवार की सत्ता होती थी, चाहे वो प्रॉपर्टी के संदर्भ में हो, चाहे वो क्या नाम है आर्थिक संदर्भ में हो, चाहे वो सांस्कृतिक संदर्भ में हो। कहीं ना कहीं जो अधिकार होते थे, अधिकारों में जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं प्रिविलेज, जो सत्ता बड़े से छोटे के पास जाएगी, औरत के पास सत्ता नहीं आती थी मुख्यतः। तो ऐसे में क्या होता था, जो भी अधिकार होते थे, चाहे वो प्रॉपर्टी का अधिकार हो, फाइनेंशियल अधिकार हो, इकोनॉमिक अधिकार हो, ये सारे अधिकार सारे पुरुषों के पास होते थे, और महिलाओं को वही करना होता था जो पुरुष कहते थे। तो इस पूरी संरचना ने जो महिलाओं की परिस्थिति थी उसको भी बहुत ज्यादा निम्न कर दिया था। वो भी एक बिल्कुल दबी कुचले वर्ग के भांति रह रही थी।
हालाँकि हमारे जो अगर आप हमारे वेद देखें, हमारे जितने पुराण देखें, हमारा जो वैदिक टाइम देखें, उसमें अगर आप औरत की जो पृष्ठभूमि लिखी हुई है, जिसको हम बुक व्यू कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो औरत को दुर्गा का रूप माना गया है, औरत को स्वामित्व का रूप माना गया है। परंतु जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, तो हमने खुद देखा हुआ है, हमने ये चीज़ महसूस की हुई है कि औरतों को किस प्रकार से दबाया गया है, किस तरीके से उनकी जो पूरी की पूरी जीवन शैली है, वो पुरुषों के हाथ में एक वो एक टट्टू बन के रह गई थी, जिनको जब पुरुष घुमाएगा, वो तभी घूम सकती थी। शादी के बाद नाम बदलना, शादी के बाद अपना घर बदलना, किस प्रकार से शादी के बाद एक-एक पृष्ठभूमि में उन्होंने बदलाव अपने आप में महसूस किया, ये सारी उनकी परिस्थिति को दिखा रहा था। तो इसी परिस्थिति से जब वो जागरूक हुई, एक चेतना का जन्म हुआ, तो उस चेतना ने विमेन या महिला आंदोलन को जन्म दिया। महिला आंदोलन क्या है? महिला आंदोलन मुख्यतः उन महिलाओं और पुरुषों का भी प्रयास है जो कि लैंगिक असमानता के प्रति अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये इस चीज पर उनका बल है कि जिस तरीके से पुरुष समाज का हिस्सा है, महिलाएं भी समाज का हिस्सा हैं, तो वो समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समानता का समाज होना चाहिए। सबसे पहले जो महिला आंदोलन था, उसकी शुरुआत हुई थी जुलाई में 1848 में, 1848 में एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और लुक्रेटा मॉट के द्वारा जब पहला वुमेन्स राइट कन्वेंशन जो है, उसका संगठन हुआ सीनिया फॉल्स, न्यूयॉर्क में। और इसने उन अ, उस पत्र पूरी की पूरी इन्होंने लिस्ट बनाई कि क्या उनकी मांगे हैं, जिसको आगे जाके डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसने ये बताया कि किस तरीके से ये हमारी जो आप कह सकते हो हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं, ये हमारी पूरी लिस्ट उसमें है कि हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी पुरुषों के भांति एक समानता मिलनी चाहिए, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा 1848 जुलाई में सबसे पहले इसकी नींव रखी गई। हालांकि भारत में महिला आंदोलन जो है, वो एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में 19वीं शताब्दी में हुआ था। अब अगर आप ये देखें तो ये वही दौर था जब भक्ति मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। अब इसी संदर्भ में अगर मैं देखूं तो भारत में जो महिला आंदोलन रहे हैं, वो समय दर समय जो है वो बदलते रहे हैं। उन्होंने अपना रूप बदला, अपने जो मुद्दे थे उनको बदला, अपना काम करने के तरीकों को बदला। हर वो महिला, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो एनी बेसेंट रही हो, चाहे वो सरोजिनी नायडू रही हो, इन्होंने समय के समय भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक अपना विशेष जो आप कह सकते हैं कार्य जो है वो किया, ताकि इनकी परिस्थिति सुधर सके। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत में महिला आंदोलन है, वो समय के अंतर्गत बदलता रहा है, और बदलते-बदलते पहले ये जो राष्ट्रवादी संगठन थे, राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनके साथ था, उनमें इनकी पृष्ठभूमि दिखाई दी। फिर धीरे-धीरे जो अधिकारों पर आधारित नागरिक सामाजिक आंदोलन थे, इनका जो व्याख्यान थी वो वहाँ होने लगी, और फिर अंततः आज के दौर में ये एक ऐसे मुद्दों पे आधारित आंदोलन हो गए हैं जो कि औरत के आर्थिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कि किस तरीके से आर्थिक रूप से औरत प्रबलशाली हो जाए, प्रभुत्व आ जाए उसमें, उसकी बात वो करते हैं। तो ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये जितने भी मैंने आपको अभी बताए हैं फेजेस, ये फेजेस एक्चुअली में समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए हैं। औरत
या महिला आंदोलन का प्रमुख मुद्दा शुरू से ही ये रहा है कि किस तरीके से वो महिलाओं की परिस्थिति में सुधार ला सकें। सुधार के साथ-साथ उनको वो सारे अधिकार मिल सकें जिनसे उन्हें वंचित किया गया है। उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिले, उन्हें जो संपत्ति है, संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिले, उनको भी उसी प्रकार के अधिकार मिलें जिस प्रकार से भारत में पुरुषों को मिले हुए हैं। जो मुख्य बेसिकली जो मुद्दे थे, मुद्दे वही हैं, आज भी वही हैं कि वो बात करते हैं बराबरी की, वो बात करते हैं अपने प्रति हो रहे शोषण को खत्म करने की, अपने प्रति हो रहे जितने भी अन्याय हैं, उस अन्याय को खत्म करने की, तो कहीं न कहीं मुद्दे वही हैं। हालाँकि उन मुद्दों को के प्रति वो किस तरीके से उस के समय के अंतर्गत वो किस तरीके से उन मुद्दों को प्रदर्शित करती हैं, इसके तरीके बदल गए। क्योंकि शुरुआत में महिला का सामने आना, महिला का अ, आवाज़ उठाना ये बहुत सामान्य बात नहीं थी। तो निश्चित तौर पे वही महिलाएँ इसमें आगे आ सकती थी जो कि किसी न किसी प्रभुत्व की धनी हो, जैसे कि सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, इनके मुख से जब ये बातें निकलने लगी, तब ये कहाँ चली गई? ये नीचे गिरी, जब जिसको हम ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, ये नीचे गिरने लगी। अब ये बातें आम जनता की बातचीत का हिस्सा बन गई कि हाँ, क्यों औरतें दबी हुई हैं? क्यों इसको सेकंड सेक्स का नाम दिया गया है? ये बातें जो हैं धीरे-धीरे, तो इसीलिए जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्हीं के तहत ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस का जो है संगठन हुआ था 1936 में। और ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो महिलाओं को राजनीतिक तौर पे जो है वो बलशाली बनाने में कार्यरत था। अब राजनीतिक तौर पे बलशाली बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब भारत अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था, भारत अपने लिए लड़ रहा था। अब उस दौर में जो महिलाएँ आगे आकर भारत की उस लड़ाई में भारत का साथ दे रही थीं, वो कहीं न कहीं राजनैतिक रूप से सशक्त हो रही थीं। और ये सशक्तिकरण उनको ये मौका प्रदान कर रहा था कि वो किस तरीके से अपनी बाकी बहनों का भी साथ देके उनको भी इस प्रकार के हो रहे शोषणों से उनका निजात पा सकें। और इसी में अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट का योगदान देखें महिला आंदोलन में, तो पहला क्या है? विमेन्स इंडिया एसोसिएशन का संगठन एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जनार्दस के नेतृत्व में हुआ था। और इसी उसमें ये, क्योंकि पूरा का पूरा आंदोलन जो था वो इंस्पायर्ड था, भक्ति मूवमेंट भी इसी दौर का पार्ट था। तो ये बात कर रहे थे किसके? सुधार की, रिफॉर्म की वो बात कर रहे थे। तो जब वो सुधार की बात कर रहे थे, तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की बात की, जौहर को खत्म करने की बात की, जो चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह, उसको खत्म करने की इसी दौर में बात चल रही थी। यही वो दौर है जब विडो रीमैरिज की बात हो रही थी कि भई महिलाओं का अगर पुरुष की वाइफ की डेथ हो जाती है, तो भारतीय मैरिजेस में भी, भारतीय विवाह प्रणाली में भी उसके दूसरी शादी का प्रावधान दिया हुआ है। परंतु महिला की अगर पुरुष की जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक अलग प्रकार के सामाजिक अलगाव को महसूस करती हैं, एक अलग प्रकार के सामाजिक अलगाव से वो गुज़रती हैं। तो ये सारा जो प्रचलन थी, या तो सती की प्रथा थी कि आप सती हो जाइए पति के साथ। आप पति मर गया तो आप अस्तित्व विहीन हैं, आप ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ थी, इन प्रक्रियाओं ने सती को हटाने की का प्रावधान आया इसी दौर में, जौहर खत्म करा गया, विडो रीमैरिज, विधवा का पुनर्विवाह जिसे हम कहते हैं, शारदा एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने लगी, जो कहीं न कहीं कथित अकथित रूप से महिलाओं के अधिकार की बात कर रही थी।
इनको शिक्षा का अधिकार मिल गया जो पहले कभी नहीं था। और जो सबसे अहम अधिकार इनको मिला वो था 1937 में 1937 में जब हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ। इस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत महिलाओं को जो संपत्ति है उसमें बराबरी का अधिकार मिला। हालांकि ये बहुत जगह बहुत प्रदेशों में इस कानून को उस तरीके से स्वीकृति नहीं मिली। बहुत घरों में भी इसकी स्वीकृति नहीं मिली। आज भी हम देखें तो जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में अगर 2 बेटे और 1 बेटी है तो बंटवारा हमेशा 2 में ही होता है, दोनों बेटों में। और अगर 1 बेटा 1 बेटी भी है तो बंटवारा पूरा का पूरा इस तरीके से होता है कि पूरी संपत्ति जो है, जिसको खानदान का नाम भी कहा जाता है, वो नाम भी किसको जाता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटे को। तो इस प्रकार के पैतृत्विक समाज है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है ये। दूसरा रूल पास हुआ, दूसरा एक्ट इसी समय में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट आया, फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट आया। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो एक्ट्स आए, ये सारे जो नियम कानून लाए गए, जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से अपनी परिस्थिति किसी ना किसी तरीके से सुधार कर लेंगी, क्योंकि जब उनको संविधान से वो सशक्तिकृत हो जाएंगी, संविधान से जब उनको शक्ति मिलेगी तो वो अपनी आवाज, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। पहले तो संविधान में भी नहीं था, तो अगर बोले भी तो किस आधार पर बोले? आज अगर मैं अपने घर में बोलूं कि प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार होना चाहिए, तो मैं उसके अपने घर वालों के समक्ष एक विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को कोट कर सकती हूँ, उसके तहत अपनी लड़ाई ला सकती हूँ। लेकिन अगर ये प्रावधान नहीं होता तो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, मौखिक रूप से मैं अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती थी। तो ये क्या है, ये वो दौर था जब कहीं ना कहीं ये दौर था औरतों के, महिलाओं को सशक्तिकृत करने का, महिला सशक्तिकरण का ये दौर था। बहुत अगर सशक्तिकृत भी ना हो रही थी तो कम से कम थोड़ा सा उनमें एक ये पहचान आ रही थी कि वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है। दूसरा आपका जो दौर था वो अधिकारों पर आधारित नागरिक समाज का जो आंदोलन थे वो था, जिसे कहा जाता है राइट्स बेस्ड सिविल सोसाइटी मूवमेंट। अब ये क्या है? ये वो दौर था जब कि नागरिक समाज महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गया था, बहुत ज्यादा सचेत हो गया था। और नागरिक समाज जो है, जिसको हम आज एनजीओ के नाम से जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, गैर सरकारी संगठन, वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गया। और आज आप देखिए भी, आपको दिखाई भी पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, जो कि महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण के लिए, महिलाओं के प्रति हो रहे जो भेदभाव है उसके प्रति अपने आप को जागरूक करने के लिए, उनको उससे बचाने के लिए स्टैब्लिश किए गए हैं। लैंगिक समानता पहली बार फंडामेंटल राइट के रूप में जो है वो परिभाषित कर दी गई आर्टिकल 14 और 16 में। जेंडर इक्वालिटी जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा का की नींव रखी गई एला भट्ट के द्वारा, जो कि महिलाओं को रोजगार या महिलाओं के लिए ऐसे अवसर प्रदान कर रही थी, ऐसे अवसरों की खोज कर रही थी जिससे कि महिला जो है स्वयं अपने लिए स्वरोजगार पैदा कर सके, उत्पन्न कर सके। इसी कड़ी में 1973 में 1973 में यूनाइटेड विमेन्स एंटी राइस फ्रंट का निर्माण हुआ, जो कि विमेन औरतों के अधिकारों की लड़ाई कर रहा था, औरतों के प्रति हो रहे भेदभाव की लड़ाई कर रहा था। इसी कड़ी में 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन ने जन्म लिया, जो कि था चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के नाम से जो जाना जाता है, जो कि बिल्कुल ही नॉन वायलेंट अहिंसावादी विद्रोह था। किसके प्रति? जो पेड़ कट रहे थे उनके प्रति।
क्योंकि ये महिलाएँ जो हैं वो जानती थीं कि वो किस तरीके से ये जो पेड़ थे उनको रोज़गार प्रदान कर रहे थे, ये जो जंगल थे उनको रोज़गार प्रदान कर रहे थे, उनकी दिनचर्या को वो जो है वो स्मूथ कर रहे थे। तो इसी वजह से इन्होंने एक भी पेड़ कटने नहीं दिया और ये सारी औरतें वहाँ की इकट्ठा होके ये सब पेड़ों से चिपक गई थी। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया और इसकी शुरुआत हुई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, परंतु अब उत्तर चेतना का जन्म होना, जिसको अगर हम मार्क्सियन परिभाषा में कहें कि विमेन जो है और महिला जो है, वो अपने में वर्ग से अपने लिए वर्ग में तब्दील होने लगी। फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ वो क्लास फॉर इटसेल्फ में तब्दील होने लगी और इसी ने उनको एकीकृत होने का अवसर प्रदान किया। वो अपनी आवाज उठा सकी हर उस मुद्दे पे जो मुद्दा उनके लिए असहनीय हो गया था, जैसे कि दहेज। आज आप देखिए कितनी महिलाएं दहेज के प्रति जो है अपनी आवाज को जो है वो करती हैं, उठाती हैं। दुल्हन जो है शादी वाले दिन शादी के लिए मना कर देती है अगर दहेज की मांग आ जाती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जितने भी प्रकार के हो रहे हैं उनके प्रति शोषण है, मारपीट है, फिजिकल असॉल्ट है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो मानसिक हो, हर के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकती हैं। पार एंजल्स 10-90 ये सब किस लिए बने हैं? ये इसीलिए बने हुए हैं ताकि लोग जो हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने प्रति हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। बताएँ दुनिया को कि हमको नहीं दबना है, हम नहीं दबेंगे। तो और नागरिक समाज ने इसमें जो गैर सरकारी संगठन थे, उन्होंने इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी में सती प्रिवेंशन एक्ट आ गया था 1987 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में। इसके तहत कोई भी महिला उसकी इजाजत उसको देता है, उसकी जान को खतरा ना हो, तो वो अपनी प्रेगनेंसी 5वें महीने से पहले कभी भी टर्मिनेट कर सकती है, बिना हस्बैंड की रजामंदी के भी। ये उसका अधिकार है, ये उसकी इच्छा है, स्व इच्छा है कि वो अभी मातृत्व का सुख उठाना चाहती है कि नहीं उठाना चाहती। अगर वो नहीं उठाना चाहती है, तो सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। अब जो आखिरी फेज़ है, जो आज भी है, वो है राज्य द्वारा संचालित वो संगठन, वो आंदोलन जो कि महिलाओं के आर्थिक प्रबलता के पर बल दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए-नए अनेकानेक प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इमर्ज कर रहे हैं। SHGs जिनको कहा जाने लगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके अंतर्गत बहुत सी महिलाओं ने अपना छोटा-मोटा लघु उद्योग शुरू किया, ग्राम उद्योग शुरू किया और उनको सरकारी रूप से अच्छा खासा जो है उनको फंड भी मिला और साथ ही साथ उनको सरकार ने ये भी उनके अधिकारों के प्रति ये सुनिश्चित किया कि इन एसोसिएशंस के माध्यम से, इन ग्रुप्स के माध्यम से वो अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको और सुधार सकें। उनको लोन की सुविधा मुहैया कराई गई, सस्ती ज़मीनों की सुविधा मुहैया कराई गई, अलग से उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स रखे गए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जिससे कि वो अपने लिए लड़ सकें, अपने लिए वो कुछ कर सकें। आज आपको बहुत सारे महिला ग्राम उद्योग दिखते होंगे, छोटे-मोटे और इन छोटे-छोटे ग्राम उद्योगों को सरकार से फंडिंग भी मिलती है और साथ ही साथ सरकार इनको बहुत आप कह सकते हो प्रबलता भी प्रदान करती है। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनैतिक रूप से हो, ऐसे समूहों को, ऐसे संगठनों को जो है राजनीतिक जो है सहयोग समय अंतराल प्राप्त होता रहता है। और इसी दौर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो क्या नाम है आप कह सकते हो पॉलिसीज पास हुई थी। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में ये पॉलिसी पारित की गई, जिसके तहत जो ये बात ही कर रही थी कि ऐसी क्या-क्या स्कीम्स लेके आया जा सके, ऐसा क्या-क्या प्रावधान लाए जा सके, जिससे कि समाज में महिलाओं का जो स्तर है,
वो ऊ ऊँचा किया जा सके और साथ ही साथ उनको और प्रभुत्वशाली बनाया जा सके, उनको और एम्पावर किया जा सके। और इसी कड़ी में 2010 में मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की भी स्थापना की गई, जिसके तहत औरतों के एम्पावरमेंट की बात की गई है, उनके प्रति हो रहे शोषण को खत्म करने की बात की गई है, उनको समाज में बराबरी के दर्जे की बात की गई है, उनके लिए ऐसी इकोनॉमिक स्कीम्स लाने की बात की गई। बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को सुनिश्चित किया है कि अगर महिला है तो उसका कोटा भी फिक्स कर दिया है कि इतनी सीट्स विमेन को ही जाएगी। तो ऐसे भी प्रावधान आए हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ आपको पता होगा मैटरनिटी लीव्स की जो पॉलिसी है, चाइल्ड केयर पॉलिसी है, ये भी सरकार ने सुनिश्चित की है कि महिलाएं इसका भी लाभ उठा सकें, ताकि वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस में एक बैलेंस बना सके। जो उनका कार्य है, जो उनका व्यवसाय है, उसमें और अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य बैठा सके। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 2002 में पारित किया गया, जिसके तहत जो फीटस डिटर्मिनेशन था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। आप भ्रूण लिंग की जांच नहीं करा सकते हैं, वो सरकारी तौर पर क्या है, वो उसकी सजा मिलेगी, उसमें फाइन लगता है, जेल भी हो सकती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो एक्ट पास हुआ 2013 में, वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जो कि ये बात करता है कि महिलाओं का शोषण, खास तौर से यौन शोषण जो है वो पूरी तरीके से अपराधनीय है और उसको रोका जाना चाहिए। उस और अगर वो होता है तो कमिटी होनी चाहिए जो उस सके और इस प्रकार के शोषण को रोक सके। तो ये है। और आज भी आप देखें जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, वहां पर ये मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा सेल बना हो जो कि सिर्फ महिलाओं के प्रति हो और महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव और उनके प्रति हो रहे शोषण को एड्रेस करते हुए उसको उससे उनको निजात पिलाए। ये प्रावधान में है कि अगर पुरुष जो है या कोई महिला भी इसमें वो पाई जाती है तो उसको तुरंत उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा और वो सजा के पात्र होंगे। इसी कड़ी में अगर मैं पूरे के पूरे महिला आंदोलन को संक्षेप में आपको बताऊं तो महिला आंदोलन जो है वो दो भागों में मैं बांट सकती हूँ। पहला एक ऐसा भाग जो कि कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल दौर में ही आंदोलन हुए थे। दूसरा वो आंदोलन जो भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं या पोस्ट कॉलोनियल जो था, उनमें जो आंदोलन गठित हुए थे। कॉलोनियल पीरियड में या स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन हुए थे वो हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, और स्वतंत्रता के पश्चात तेलंगाना मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एंटी एरक मूवमेंट, इन सारे ही आंदोलनों में को जागरूक करने की, महिलाओं को जागरूक करने की बात की गई है। और सारे इन दोनों मूवमेंट, दलित और महिला आंदोलनों ने मिलकर इन दोनों एक शोषित जो वर्ग था, दलित वर्ग और महिला वर्ग को कहीं ना कहीं उनकी एक परिस्थिति प्रदान की, एक उनकी स्थिति जो थी वो सुधारने का कार्य किया है और उनको एक बेहतर जीवन शैली की ओर अग्रसर किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।